डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इकरार अहमद। आज हम द न्यूज के जिस ओपिनियन को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी 1947 टू 2022। आज के इस ओपिनियन में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे 3 हफ्तों के रिजर्व रखने वाला मुल्क अब 600 बिलियन डॉलर तक रिजर्व रखता है। आखिर कैसे इंडिया की फीकस आमदनी 30 गुना तक बढ़ गई है और आखिर कैसे इंडिया का एक्सपोर्ट बिल 16 बिलियन डॉलर से बढ़कर 240 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और वो कौन सी माशी पॉलिसी है जिसकी वजह से इंडिया आज एक छठी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और आखिर कैसे पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ आजाद हुए लेकिन एक मुल्क उसकी जीडीपी इतनी पीछे है और जबकि दूसरा मुल्क वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमियों में एक इकोनॉमी रखता है। इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। India was considered by its colonial rulers as the brightest jewel in the British crown as it was really well endowed in terms of natural and human resources, physical infrastructure and entrepreneurship. जब इंडिया बरतानिया के ताज के अंडर आया तो बरतानवी हुकूमत ने ये देखा कि इंडिया तो इंसानी रिसोर्सेज और कुदरती रिसोर्सेज की वजह से माला माल है और यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरप्रेन्योरशिप के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, तो उसने इसे सोने की चिड़िया का नाम दिया। इंडिया सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर सिमिलर टू दोज इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड हेल्थ स्टेटस। सेहत, एजुकेशन और गुर्बत के लिहाज से इंडिया का भी वही नंबर था जो कि साउथ एशिया के अंदर बाकी तमाम ममालिक का नंबर था और चाइना भी इन्हीं सब में तभी खड़ा था। लेकिन आज इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से ये दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ गामजन है। व्हेन इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड, जब आजादी हासिल की गई, कंटिन्यूटी विद द पास्ट वाज लीस्ट डिसरप्टेड एज अ मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट हु एडमिनिस्ट्रेड ब्रिटिश इंडिया ऑप्टेड टू सर्व द न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री। जब आजादी हासिल की गई तो वो सिविल सर्वेंट जो कि बरतानिया के ताज के अंडर काम कर रहे थे तो उन्होंने इंडिया के अंदर ही अपना काम करना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को एक मजबूत सहारा मिला। Another advantage was the political party that come to power. The Indian National Congress had reflected upon the choices for developing the country and had prepared an economic plan even before assuming power. और इंडिया के साथ जो दूसरा बड़ा फायदा हुआ वो ये कि उन्हें वो मजबूत क़यादत मिली जिन्होंने उनकी आज़ादी हासिल करने की स्ट्रगल में कोशिश की थी और इक़्तिदार उनके हाथ में शिफ्ट हुआ तो उन्होंने इसको तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए नई नई राहें खोली। Although the industrial policy resolution of 1948 proposed a mixed economy, the central plan in the allocation of resources favored the public sector। और 1948 से पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी बना ली थी कि वो इकदाम करेंगे जो इंडियन की आवाम के लिए ज्यादा बेनिफिट होंगे और वो कैपिटलाइज या कम्युनिज्म के दरमियान फंस कर नहीं रहेंगे। इंडिया सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन 1950 टू प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट द फर्स्ट 5-year प्लान। और इंडिया ने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 के अंदर जो कि उसकी तरक्की, ग्रोथ और स्ट्रगल के लिए एक पॉलिसी बना सके। The plan launched in 1951 focus on agriculture and irrigation to boost farm output and overcome food shortage। और वो प्लान 1951 में सामने आया जिसका मकसद ये था कि ज़राअत और आबे पाशी को इंडिया के अंदर मजबूत किया जाए क्योंकि इनकी जीडीपी का तकरीबन 55% एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का सोचा। The second plan advocated rapid industrialization with a focus on heavy industries with capital goods
a consistent theme of the subsequent plan that prevailed until 1991. और इसका दूसरा प्लान मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लाना था और इंडस्ट्री लगाना था, जो कि 1991 तक जारी और सारी रहा. Not only that, the public sector took over the commanding heights of the economy and the role of private sector was gradually shrunk. और बहुत से दूसरे प्राइवेट अदारों को गवर्नमेंट के अंदर मर्ज किया गया, जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें सरकारी तहवील में ले लिया था. From the 1950 to 1991, several industries such as airline, banks and insurance were nationalized. और 1950 से 1991 तक बहुत से इंडस्ट्री के इदारे जैसे कि एयरलाइन, बैंक्स और इंश्योरेंस अदारों को नेशनलाइज कर दिया गया. In 1950, agriculture was the dominant sector of the economy with 55% share of GDP and more than 80% employment and provision of livelihood. और 1950 के अंदर इंडियन अवाम जो कि अपना 80% रोजगार और खुराक की जरूरत को एग्रीकल्चर से हासिल करता था, तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर पर फोकस किया, क्योंकि उनकी जीडीपी का 55% एग्रीकल्चर से हासिल होता था. The average GDP growth rate between 1950 and 1970 was around 3.5%, rising to over 5% in the 1980. और उनका एवरेज जीडीपी ग्रोथ 1950 से 1970 तक 3.5% रहा. और जबकि 1980 की दहाई में ये देखा गया कि उनका जीडीपी ग्रोथ 5% तक पहुंचा. Large reallocation of funds to industries away from the farm sector worsened food shortage and inflation spiked in the country. और इंडिया ने वो दौर भी देखा जब उनके अंदर फूड की इनसिक्योरिटी और इन्फ्लेशन ने एक पीक पर जाकर इंडियन आवाम का गला दबा दिया, तो तब उन्हें एक नए इनिशिएटिव की तरफ बढ़ना पड़ा. शास्त्री In 1964, succeeding Nehru as the Prime Minister, shifted the focus on agriculture. और इसके बाद नेहरू के बाद शास्त्री जो कि 1964 में प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो एग्रीकल्चर पर फोकस करता है. हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ व्हीट डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स इन मैक्सिको एंड राइस डेवलप्ड इन द फिलिपाइन वर अडॉप्टेड एंड वाइडली डिफ्यूज. और उसने मैक्सिको से गंदम और फिलिपाइन से चावल की वो नस्ल को मंगवाया जिसकी वजह से खुराक की कमी और ग्रोथ के अंदर ज्यादा इजाफा हुआ. सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन along with white revolution in the form of increased production of milk helped India attain food security. और इसके साथ ही ज़राअत के अंदर ये इनकलाब आने की वजह से इंडिया मजबूत से मजबूत बनने की तरफ पहला कदम रखने लगा. Until 19, India lagged behind other developing countries with an average economic growth rate of 3.5%, stagnating per capita income, rising incidence of poverty, and an inward-looking orientation insulted from the global economy in terms of trade and investment. और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ मौके ना होने की वजह से 1990 की दहाई में इंडिया को एक शदीद तरीन बहरान का सामना करना पड़ा और इसकी एवरेज जीडीपी 3.5% के करीब रह गई. तो गुर्बत और बेरोजगारी ने उनकी अवाम पर पंजे डाल लिए, जिसकी वजह से उन्हें इनकलाब का पहला कदम रखने का मौका मिला. The private sector was kept under the shackles of permits, license, import bans and restriction, foreign exchange quotas and nationalized bank deposit being used for financing government deficit or for public sector project. और इंडियन गवर्नमेंट ने जो पाबंदियां लगा रखी थी जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही थी और उनकी मुकामी लोगों की पैदावार भी दूसरे मुमालिक तक नहीं पहुंच पा रही थी और दूसरे परमिट और लाइसेंस और आपस में फॉरेन एक्सचेंज की कमी की बदौलत उनका कारोबार ठप होता जा रहा था और इंडिया इस शदीद तरीन बहरान से गुजरता जा रहा था. Under Rajiv Gandhi government, there was some partial movement towards liberalization, but these measures were not sustained and soon withdrawn. तो राजीव गांधी की हुकूमत ने इसकी तरफ
अपना कदम बढ़ाया और इसे टैकल करने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी बनाई, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक कामयाब ना हो सकी। However, there was a realization that even these limited efforts had pushed the economic growth rate beyond average 5% in the 1980, a feat that was unprecedented। और ये देखा गया कि अगर 1980 की दहाई में ज़राअत के इनकलाब की वजह से एवरेज ग्रोथ जीडीपी 5% तक पहुंच सकता है, तो इसका मतलब इंडिया के अंदर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी ज्यादा प्रमोट किया जाए तो हम जीडीपी के आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ गामजन हो सकते हैं। ये वो पहला कदम था जिसने उनकी हुकूमतों को झिलझिला के रख दिया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब इकोनॉमिक पॉलिसीज पर इत्तेफाक करेंगे जिसे आइंदा आने वाली कोई भी हुकूमत चेंज नहीं कर सकेगी। The turning point came in 1991 when the cumulative effect of the past economic policies of command and control and public sector domination led to a serious balance of payment crisis in the country. The country had foreign exchange reserve that could pay for only 3 weeks of imports। और 1991 की दहाई में वो इंडिया क्राइसिस का सामना करता है जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मुश्किलात की वजह से उनका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनके पास सिर्फ 3 हफ्तों के लिए रिजर्व बच जाता है। ये वो मौका था जिस पर इंडिया की इकोनॉमी एक नई डायरेक्शन लेती है और उनके प्राइम मिनिस्टर इसकी कमांड करते हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया एक मजबूत मुल्क नजर आ रहा है। Prime Minister Narasimha Rao, with the able assistance of the Finance Minister Manmohan Singh, prepared a comprehensive program of reform and approached the IMF for a bailout। और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव वो इनकलाब के लिए पहला कदम रखते हैं और वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को ये कहते हैं कि वो आईएमएफ से बेल आउट लेने के लिए एक जामिया पॉलिसी बनाएं ताकि हम वक्ती तौर पर आईएमएफ का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें और इंडिया को मजबूत पांव पर खड़ा कर सके ताकि कोई भी दूसरा मुल्क इसकी इकोनॉमी का सामना न कर सके। लाइसेंस and permit was demolished overnight। The major entry barrier for the private sector to obtain permission for capacity expansion or new capacity was done away with। Accelerate export promotion measures were instituted for exporter to enter the global market and the executive for public and private sector was ended। तो रातों रात ही ये एक पॉलिसी बनाई जाती है कि वो तमाम लाइसेंस और परमिट जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मुल्क में लाने से रोक रहे थे उन्हें खत्म कर दिया जाता है और मकामी आबादी को ये अलाउ कर दिया जाता है कि वो छोटी सनत को इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम अशिया को दूसरे ममालिक तक बासानी और तकरीबन फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Foreign trade rules were liberalized and the protection to domestic industries in the form of high tariff rates come to an end as they were now required to compete with foreign goods। और मकामी आबादी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री थी उसके ऊपर से टैक्सेस को हटा दिया जाता है और ये रसाई को यकीनी बनाया जाता है कि वो रॉ मटेरियल को भी आसानी से परचेज कर सकें और अपनी मटेरियल्स को भी आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर सके। Complex import licensing was abolished so that the domestic industries could import raw materials, part and component, machinery and equipment without any restriction। और वो तमाम रॉ मटेरियल जिनकी उन्हें जरूरत है और वो तमाम मशीनरी और आलात जिन्हें वो इस्तेमाल करके अपनी छोटी सनत को बड़ी सनत की तरफ लेके जा सकते हैं उनकी इंपोर्ट पर टैक्स फ्री कर दिया गया, जिसकी वजह से छोटी सनत ने ग्रो किया, यानी इंडिया के छोटे तबके ने ग्रो किया, तब उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ी। द एक्सचेंज रेट वाज पेग्ड टू अ बास्केट ऑफ करेंसीज रेदर देन फिक्स आर्बिट्रेरी बाय द गवर्नमेंट। और वो तमाम करेंसी की वैल्यू को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। FDI rules were meant to attract foreign capital, technology transfer and
मैनेजिंग एक्सपर्टीज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बेजार रूल्स बनाए गए थे कि कौन कौन सी कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उनको भी खत्म कर दिया गया। अप्रूवल्स अप टू 51% ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज वर मेड ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से तकरीबन 51 फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक मजबूत सहारा दिया। इन्वेस्टमेंट इन द लोकल इक्विटी मार्केट वाज अलाउ फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इंडिया ने अपनी तमाम मार्केटों को फॉरेन इन्वेस्टर के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया और किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन और पाबंदी हटा ली। दिस paradigm shift in the basic philosophy of economy, policy making and governance was not taken seriously in the first instance by the domestic and foreign investors, as for them the real test was whether these reforms would be sustained or implemented by the different political party that come to power। और इंडिया के अंदर तब भी ये गहमा गहमी थी कि शायद ये पॉलिसी ज्यादा देर तक कामयाब ना हो सके और आने वाली गवर्नमेंट इसे खत्म कर दे। Although economic growth rate in 1991 to 1996 period exceeded 5%, but the real kickstart economy came after the BJP government under Vajpayee not only continued with these reforms but introduced further reforms of liberalization, deregulation and privatization। और इसके बाद 1991 से 1996 तक इंडिया की जीडीपी ने 5% तक इजाफा होते देखा। और इसके साथ सोने पर सुहागा ऐसा होता है कि बीजेपी के लीडर वाजपेयी जब हुकूमत में आते हैं तो वो इन पॉलिसीज को और आगे बढ़ाते हैं और ये नहीं देखते कि हमसे पहली गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी, इसे हम खत्म करते हैं, बल्कि वो इंडिया के लिए इसके अंदर और भी ज्यादा आसानियां करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमतों के आपस में इत्तफाकात की वजह से आज इंडिया एक मजबूत इकोनॉमी रखता है। The credibility and non-reversal of these reforms was established and the Indian economy took over on a speed that was never witnessed before। और इंडियन गवर्नमेंट और उनकी इकोनॉमी के अंदर जो चेंजिंग की गई और जो मजबूत पायदान रखे गए, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को फायदा हुआ। This shift in the policy orientation pushed investment rate to 28% by the 2004 to 2005, with private sector investment rising from 13% to 20% in 2004 to 5 and 24% in 2009 to 10, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ और तकरीबन 28% तक ये इजाफा रिकॉर्ड किया गया 2004 और 5 के अंदर। और इसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ी वो 13% बढ़ती है 2004 और 5 तक, और इसी तरह इन पॉलिसीज की वजह से वो 24% तक बढ़ जाती है 2010 तक। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट रीच 8% बाय द मिड 2000, और दुनिया ने वो मंजर भी देखा जब इंडिया 50 साल के बाद अपनी इकोनॉमी को उनकी जीडीपी के 8% तक ले गया। FDI flows accelerate from 6 billion annually in 2000 to 2001 to 81 billion in 2021 and 2, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $6 बिलियन से बढ़कर $81 बिलियन तक पहुंच गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव एक्सीडेड 600 बिलियन, और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज $600 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $7 बिलियन लेने के लिए IMF के चक्कर लगा रहा है और अपने असासे बेचने तक तैयार है और अपने लोगों के एसेट्स की तफसीलात बताने तक के लिए तैयार है। पॉवर्टी हैज डिक्लाइन टू लेस देन 20%, और गुर्बत का 20% तक खात्मा हो गया। फिस्कल डेफिसिट हैव रिमेन्ड अबाउट इन अ नैरो रेंज ऑफ 6 to 7% ऑफ जीडीपी, और करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 6 से 7% तक रह गया। द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट of goods in the world market has tripled since India decided to integrate in the global economy, और इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना ग्रो बढ़ता गया और इसी असर और रसूख ने उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इंडिया हैज बिकम द बैक ऑफिस फॉर द रेस्ट of the world as service export have jumped from 16 billion to 240 billion in just the last 2 decades,
और इंडिया के अंदर जो 240 बिलियन डॉलर तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ गया और उसकी एक्सपोर्ट आज 240 बिलियन डॉलर है पर ईयर लास्ट 2 decades से द बफर सेटअप बाय इंडिया अलाउ it to weather the storm of 2008 global financial crisis and the 2020 COVID-19 pandemic और इसी मजबूत इकोनॉमी ने इंडिया को 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी महफूज रखा और 2020 के कोरोना के पेंडेमिक से भी महफूज रखा। There was a slowdown and decline and a lot of common people suffered during the lockdown, but the economy has shown रेजिलेंस और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि इन तमाम तर मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद इनकी इकोनॉमी का रेट थोड़ा डाउन तो होता है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रो करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया 1 अरब के लोगों को पाल रहा है। At $3.2 trillion, India has become the 6th largest economy in the world, ranked behind the US, China, Japan, जर्मनी एंड यूके और जर्मनी, चाइना, जापान और यूके के बाद इंडिया का 6ठा नंबर है जिसके पास $3.2 ट्रिलियन है। पर कैपिटा इनकम ऑफ 2500 is the 30 टाइम मल्टीपल ऑफ व्हाट इट वाज अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और उसकी पर कैपिटा इनकम आज $2500 है और वो 30 गुना ज्यादा है उसकी आजादी के वक्त से। Food grain production that was 50 million tons in 1950 has expanded 6-fold in the last 7 decades to 316 million tons, while population grew by a factor of 3.7 in the same period, indicating almost twice as much availability in per capita consumption। और इंडिया के अंदर जो फूड प्रोडक्शन थी 1950 के अंदर वो सिर्फ 50 मिलियन टन थी, लेकिन उनकी डबल आबादी होने की वजह से आज उनकी जो खुराक की किल्लत है उसे मुकम्मल खत्म कर दिया गया है और 316 मिलियन टन उनकी प्रोडक्शन है। The literacy rate is almost 78% compared to 18% with the female literacy moving up to 70% from 9%। और ये भी देखा कि औरतों का जो लिटरेसी रेट है वो 9% से 17% तक बढ़ता है और मर्दों का 18% से 8% तक बढ़ता है। ये वो तमाम पॉलिसीज ही हैं जो उनकी गवर्नमेंट ने बनाई, उनके अपने जाती लोगों को, छोटी सनत को प्रमोट किया और बेजा मुकदमेबाजियां और लाइसेंस की तरफ नहीं बढ़े बल्कि अपने लोगों को सहूलियात दी और आज उनकी इकोनॉमी दुनिया के 6ठे नंबर पर है और वो एक मजबूत तरीन मुल्क के साथ कारोबार करता है जिसकी वजह से वो अपना असर और रसूख रखता है।